बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक अहम मौजू पर बात करेंगे। ईरान पर हमले के बाद की आलमी सियासत की पेचीदगियों पर, जहां अमरीका, इसराइल और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। 3000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाकर आलमी पेट्रोलियम मार्केट को मफलूज किया गया है। सवाल ये है कि इस जंग का खात्मा किसके हाथ में होगा और आलमी ताकतें पेट्रोलियम मार्केट को दोबारा खोलने के लिए किस समत में जाएंगी। हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद इकराम होती। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात पर बात करेंगे, जहां चीफ फायर अफसर ने फायर सेफ्टी की कमी, बंद रास्तों और एमरजेंसी सिस्टम्स की अदम मौजूदगी को इंसानों की जानों के ज़िया की खास वजह करार दिया है। एमसी के म्यूनसिपल कमिश्नर ने अपनी जिम्मेदारियों का मलबा दूसरे इदारों पर डाल दिया है, जबकि कमीशन की रिपोर्ट ने कई सवालात भी उठा दिए हैं। आज हम उन सवालात का जायजा लेंगे और जानेंगे कि ये सानहा किस तरह से पेश आया है। मजीद इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची शाहिद हुसैन सैलरा। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे ईद उल फितर की रंगीन चूड़ियों की, क्योंकि चूड़ियाँ ख़वातीन और बच्चियों की पसंदीदा रिवायत हैं और हैदराबाद कांच की चूड़ियों का सबसे बड़ा मरकज़ भी रहा है। मगर बढ़ती हुई बिजली, गैस, टैक्सेस और लोड शेडिंग ने इस घरेलू सनत को शदीद बहरान में डाल दिया है। आज हम बात करेंगे कि क्या ईद की खुशी का रंगीन पहलू माजी बन जाएगा और इस सनत को बचाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे शराज भट्टी, जो सूरत हाल पर रोशनी डालेंगे। तो नाजरीन, चलते हैं आज की सबसे पहले खबर की जानिब। मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई जंग, बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक्स और आलमी ऑयल मार्केट की बंदिश ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। एक तरफ ईरान और इसराइल के दरमियान शदीद कशीदगी है, तो दूसरी जानिब बड़ी ताकतों के ब्लॉक्स भी आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं, जिनके जवाब जानना दुनिया भी चाहती है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इकराम होती ने। इकराम, सबसे पहले ये बताइए, क्या वाकई ही ईरान पर एक दिन में 3000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले किए गए हैं और क्या ये हमले तारीख का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था? जी देखें, ये जो है ना वर्ल्ड वार 1 में तो इसका 2% भी जो हमला था वो नहीं हुआ था किसी इलाके में। वर्ल्ड वार 2 में जो हमले हुए थे वो कहे जाते हैं कि एक शहर ड्रेसडन जिसका नाम है, उस पे तकरीबन 12 हमले किए गए। ये जो हमले हैं ये ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए हैं और छोटे से छोटे हमले से लेकर बड़े से बड़ा हमला जो है वो तकरीबन उसकी 3000 फिगर बनती है। लेकिन ईरान के ऊपर हमलों के बाद एक चीज़ सामने आ गई, वो ये कि पूरी दुनिया का 25 से 30% जो पेट्रोलियम था वो ईरान ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप जंग करें, हम आपको बताते हैं कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है। अभी ताज़ा तरीन जो ईरान से खबर आई है वो ये है कि ये कहा गया ईरान को कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो ईरान ने कहा कि भाई हम आप भरोसा नहीं है, आप पहले ज़मानतें दें और जिनको हम ज़मानत माने उनको उनकी ज़मानत दें कि आप जब तस्फिया हो जाएगा या कोई नया चार्टर बन जाएगा तो उसके बाद हमला नहीं करेंगे, उसके बाद हम हुर्मुज़ को खोलेंगे। तो अब ये है स्टैंड स्टिल। अब इस स्टैंड स्टिल के बाद अगला कदम क्या उठाना है वो है सियासत का। वो सियासत क्या है? देखें, जो अमेरिका ने जो वार किया है उससे लगता है कि उसको पैनिक है कोई। इस पैनिक पे हम आइंदा बात करेंगे कि ये क्या है। इतने बड़े पैनिक के बगैर इतनी बड़ी जंग शुरू नहीं की जा सकती थी। फिर जो इसराइल जो साथ मिला है वो इसलिए मिला है कि इसराइल को तकरीबन एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया था कि अगर वो इस जंग में अमेरिका से साथ ना देता और अब वो साथ छोड़ ना देता, वो तकरीबन साथ छोड़ गया, तो उसका बिल्कुल तिया पांचा हो जाना था। जी, अगर देखें, कहा जा रहा था, इसराइल की जानिब से दावा किया जा रहा था कि ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है और एयरफोर्स जो है वो हमने तबाह कर दी है। अगर वो सब तबाह हो गई थी तो फिर चंद दिन के बाद इसराइल पर जवाबी हमले कैसे किए गए? हाँ, देखें, उन्होंने बहुत सी बातें की है। उन्होंने एक बात ये की है कि हम इसलिए हमला कर रहे हैं कि ईरान जो है उसके पास खतरनाक तरीन असलहा है। हाँ। भाई असलहा है, आप कौन है? आप कौन है पूछने वाले कि क्यों? फिर एक और इल्ज़ाम लगाया गया कि दर हकीकत ये असलहा उस मुल्क के पास है जो तखरीबकार है दुनिया का सबसे बड़ा। हाँ। भाई अगर वो तखरीबकार है तो सबूत दो कि इसने फलां जगह तखरीबकारी की है, वो भी नहीं हुआ। इसके बाद जो है हुकूमत ने ईरान को यरगमाल बनाया हुआ है। ये हम यानी कि वो जो जिस वक़्त वो एहतजाज हुआ था एक ईरान में, उसको उसने पूरे ईरान का नुमाइंदा इनकलाब बता दिया
کہ اب جو ہے خامنائی کی حکومت جائے گی. آخر ان کو خمینائی کو قتل کرنا پڑا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ایران کے ساتھ مسلم دنیا کی بہت زیادہ ہمدردیاں ہو گئی, یہاں تک ہو گئیں کہ کئی ملکوں نے کہا کہ ہمیں ایز سولجرز لسٹ کرو, ہم جا کے ایران کا دفاع کرتے ہیں. جو پیلسٹائن ہے اب اس کا مقصد بن گیا ہے کہ ایران پہ جو حملہ ہے اس کے بعد لازمی ہے کہ اب پیلسٹائن کو رہا کیا جائے, تو اس طرف چلا گیا. تو یہ جنگ جو ہے یہ اصل میں ان کے لیے ایک ایسا امریکہ کے لیے ڈیڈ لاک بن چکی ہے کہ اس کے پاس اب کوئی پالیسی نہ رہی کہ ایران سے کیا کرنا ہے, باقی دنیا سے کیا کرنا ہے, پیٹرولیم کا کیا کرنا ہے, آئندہ امن کا کیا کرنا ہے, معاہدے کا کیا کرنا ہے, اور اس کی ضمانتیں کس طرح دینی ہے. یہاں پھنس گیا اب امریکہ. لیکن ہوتی صاحب اس جنگ کی وجہ سے بہت سے مسائل بھی تو سامنے آ رہے ہیں, جن میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کا ہے. تو اگر ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے تو دنیا کی 75% آئل سپلائی اس سے متاثر ہوگی, تو مطلب اس کو پھر کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ دیکھیں پیٹرولیم کا مسئلہ وہ ایک مسئلہ نہیں, وہ تین ہے. ایک یہ ہے کہ سپلائی, دوسرا ہے پرائس, تیسرا ہے ٹرانسپورٹیشن. یہ تینوں جگہ دیکھیں عالمی جنگ کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ پیٹرولیم جو ہے اس کے تینوں جو کمپوننٹس ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے گئے ہوں. وہ یہ کہ آپ پیٹرولیم کو کی ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے, دوسرا یہ کہ اس کی پرائس جو ہے وہ بہت ہائی ہو گئی ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ جو خام تیل ہے اس کو پیوریفائی کرنے کے بعد جب ٹرانسپورٹ ہوگا تو اس پہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہ تینوں مسئلے پیٹرولیم کے اکٹھے ہو گئے ہیں. اس سے کیا ہے کہ اگر پرائس اتنی زیادہ ہے اور سپلائی بہت کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری سٹینڈ سٹل پہ آ سکتی ہے. اب جو امریکہ والے ہیں انہوں نے آج تک یہ بیان نہیں دیا کہ ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ انڈسٹری سٹل پہ آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ یہ بیان دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع تو انہوں نے کیا تھا, یو سٹارٹڈ اٹ یو فنش اٹ. یہ کہا جاتا ہے ایسے بندے کو جو غیر ضروری حملے کرے. لیکن ہوتی صاحب آپ نے اچھی خاصی ریسرچ کی ہے اس پورے معاملے کے حوالے سے, تو اس جنگ کے پیچھے اصل جیو پولیٹیکل ایجنڈا کیا ہے وہ بتائیے گا. دیکھیں دنیا میں دو ہی مسئلے اس وقت چل رہے تھے بگ پاورز کے درمیان. ایک یہ کہ بگ پاور اب کس نے بننا ہے, کیونکہ امریکہ کے جو ہے راستے مسدود ہو گئے ہیں. امریکہ کو اب راستہ نہیں مل رہا کہ وہ کس طرح اس قائم رہے. دوسرا مسئلہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ ٹاپ کرنسی ہوگی, ٹریڈ کرنسی ہوگی, سیٹلمنٹ کرنسی ہوگی. پھر تیسرا جو ہے کہ بھئی جو برکس ہے یہ سپر پاور دوسری سپر پاور کا اڈا ہوگا, ہم اس میں سے آؤٹ ہوں گے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی باتوں پہ جنگ ہوئی ہے, نہیں. امریکہ کی جانب سے جو جنگ کا آغاز کیا گیا ہے وہ تو اس پہ کہ اگر برکس کامیاب ہو گیا 10% بھی تو اس کے بعد اس کی سپیڈ اتنی تیز ہوگی کہ امریکہ اور یورپ دونوں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے. دیکھ لیں آپ کہ کینیڈا اور آسٹریلیا تک متاثر ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 33 تا 35 ممالک ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے تو امریکہ کے پاس تو پلیٹ پہ تو ہوگا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کو ساری عمر جنگ کرنا پڑے گی. یہ یہاں آ کے اپنے آپ کو امریکہ نے پھنسا دیا ہے اور اب اس سے آگے نکلنے کا راستہ اس کو نہیں ملا. ہوتی صاحب ہم نے آپ نے کسی ایک پروگرام میں ڈیفرنٹ بلاکس کے بننے کی بات کی تھی, تو کیا یہ تنازعہ جو ہے وہ دراصل امریکہ اسرائیل اور چین روس کے گلوبل بلاکس کے درمیان طاقت کی جنگ کا ہے, اس وجہ سے یہ اتنا بڑا جو ہے تنازعہ بن چکا ہے اس وقت؟ جی آن دا اسکرین تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ایک طرف امریکہ ہے, اب تو امریکہ کے ساتھ بھی کوئی جنگ میں نہیں رہ گیا, اور دوسری طرف 4 ممالک ہیں. ایک چین روس ہے اور ایک ایران اور شمالی کوریا ہے. اب یہ جو 4 ممالک ہیں ان نے جو پلیٹ فارم کے آغاز کر دیا بنانے کا, اس پہ 33 درخواستیں آ چکی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آئسولیشنسٹ ورلڈ پاور جو ہے دنیا کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آئی کہ وہ باقی دنیا سے آئسولیشن میں آ جائے. وہ گروپس بناتی ہے, وہ جو گروپس بناتی ہے, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ گینگز بناتی ہے. امریکہ کا تو گینگ ہی تھا, اب بننے لگا ہے گروپ 35 ملکوں کا. اب یہ گروپ بن گیا تو اس کو خطرہ ہے, لہٰذا وہ یہ کر رہا ہے. لیکن اس پوری صورتحال کو ہوتی صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا برکس پلیٹ فارم کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت اس کشیدگی کی ایک بڑی وجہ ہے؟ جی دیکھیں, اب اس کشیدگی کے پیچھے جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے منرلز. دنیا میں جتنے بھی منرلز بڑی مقدار میں ہیں وہ ان علاقوں میں ہیں جو برکس میں جا رہے ہیں, اور ان علاقوں میں بہت کم ہیں جہاں پہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے, یا ساتھ رہیں یا نہ رہیں لیکن باقی بچ جائیں گے. جو برکس کے آؤٹ کنٹریز ہیں اس میں سے اب
یہ دیکھ کر مثلاً مشرق وسطی کے ممالک نے، لیٹن امریکہ کے ممالک نے، افریقہ کے ممالک نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا سب کچھ برکس پلیٹ فارم کے لیے ہے، اور اگر امریکہ اس سے آؤٹ ہو اس سسٹم سے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ صرف یہ نہیں کہ ورلڈ پاور نہیں رہے گا، اس کے پاس سپلائیز ہی نہیں ہوں گی، ان کی کرنسی نہیں چل سکے گی. اگر سپلائیز اور کرنسی نہ ہوئی اور ٹیکنالوجی آگے نہ بڑھ سکی تو پھر تو ورلڈ پاور نہیں بن سکتی. اور یہ تو کہتا ہے کہ میں ون ہوں اینڈ اونلی ہوں. تو اگر یہ جنگ مزید بڑھتی ہے تو کیا عالمی انرجی مارکیٹ مکمل طور پر کریش بھی ہو سکتی ہے؟ جی زیادہ تر اندازے یہ ہیں کہ اب یہ جنگ مزید نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ اس کے بعد اٹامک پوائنٹ آ جائے گا. جو نیوکلیر پوائنٹ پہ آنے والی جنگ ہے اس میں یہ ہے کہ ساری دنیا کو تباہ کر دے گی. اب امریکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی سپر پاور ہے جس کو جو مستقبل ہے اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے، لہٰذا وہ خودکشی بھی کر رہا ہے. اگر سب سے بڑی اکانومی بیٹھ جاتی ہے تو اس کا مطلب خودکشی ہو گئی نا، تو پھر آپ نے جنگ سے کیا حاصل کر لیا؟ اب چونکہ جنگ کا مقصد کوئی نہیں رہا، اور اگر مقصد ہے تو وہ صرف نیوکلیر اسٹرائک ہے. نیوکلیر اسٹرائک کو نہ کرے امریکہ، اس کے لیے اقوام متحدہ میں کوئی نیا سسٹم آنے والا ہے. اس پہ کچھ لوگ جو ہیں راضی ہو گئے ہیں اور وہ امریکہ کو کہنے چاہتے ہیں کہ if you want to get yourself single out، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آؤٹ اور باقی ساری دنیا ان ہو جائے گی، اور ہمیں تو نیوکلیر اٹیک سے دنیا کو بچانا ہے اور تجارت کو قائم رکھنا ہے اور ٹیکنالوجی کو بڑھانا ہے اور نئی کرنسی لانا ہے. تو یہ 4 ڈیمانڈز ہیں ان کی کہ ہم یہی کر رہے ہیں، آپ کرنے دیں. ابھی جو مذاکرات ہیں جو پس پردہ چل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی ایسا رستہ امریکہ کو دیا جائے جس میں اس کی بے عزتی کم ہو. لیکن ہوتی صاحب دیکھا جائے تو عالمی پیٹرولیم مارکیٹ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے دیگر سب چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں. تو کیا بڑی طاقتیں مل کر عالمی آئل مارکیٹ کو ری اوپن کرنے کے لیے کوئی مذاکرات کریں گی، یا پھر عالمی پیٹرولیم مارکیٹ کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کا عمل شروع ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو کب تک ہوگا؟ دیکھیں، کوئی ایسا وار اینڈ اکنامک پلیئر دنیا میں اگر ایسا ہو جس نے خفیہ طور پر بہت بڑے ذخیرے بنا رکھے ہوں تو اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور لگتا نہیں کہ ایسا کوئی ہے. کیونکہ اگر اس نے بنا رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے تو بیچنا بھی ہے پیٹرول، اور اپنے ہاں سب سے یوز بھی کرنا ہے. امریکہ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پیٹرولیم کے جو مصنوعات ہیں وہ جہاں پھنسی ہوئی ہیں، جہاں پیٹرولیم کے مصنوعات کی جو قیمت ہو چکی ہے، ٹرانسپورٹیشن کا جو مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، لگتا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک جو ہے کم از کم 1 ہفتہ اور جاری رہے گا، اس کے بعد شاید کوئی راستہ نکل سکے. یعنی کہ بہتری کی امید ہم رکھیں 1 ہفتے کے بعد؟ جی بالکل، دنیا ساری پاگل تو نہیں نہ ہو گئی، امید تو رکھنی چاہیے. تو ہوتی صاحب یہ تنازع جو چل رہا ہے اس کے اندر مشرق وسطیٰ کے جو دیگر ممالک ہیں ان کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، مشرق وسطیٰ میں ایک کنفیوژن آ گیا ہے. مشرق وسطیٰ کو پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ ایران کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں. اگر ساتھ نہیں بھی ہیں تو کیا نیوٹرل ہیں یا خلاف ہیں. آپ کو امریکہ کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا ہے، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان مشرق وسطیٰ کی حکومتوں کے لیے بن گیا، کیونکہ وہاں پہ ایران نے بمبنگ کی ہے اس ایریا میں، جس پہ نہیں بھی کی وہ اب کر دی ہے انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ وہ پہلے والے تعلقات ابھی نہیں ہیں، لیکن کیا ان تعلقات کو ریولوشنائز کر کے دوبارہ اس کو کیا جائے گا؟ اگر وہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ پیٹرولیم کا مسئلہ بھی جلدی حل ہو جائے، لیکن اگر وہ نہیں ہو سکا تو لمبے عرصے تک یہ معاملہ چل سکتا ہے. جی اچھا ہوتی صاحب، آپ نے ورلڈ وار 3 کی بات کی تھی، تو میرا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ صورتحال کہیں ورلڈ وار 3 کی طرف تو نہیں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ جس طاقت نے تیسری عالمی جنگ شروع کی ہے وہ بتا نہیں پا رہی ہے کہ اس جنگ کو ختم کیسے کرنا ہے. جی، جو دنیا میں وار ایکسپرٹس ہیں نا وہ 3rd ورلڈ وار کے بارے میں ایک بات کہہ رہے ہیں. نمبر 1 کہ آغاز ہو چکا ہے. دوسرا کہ یہ لازمی نہیں کہ یہ 3rd ورلڈ وار پوری طرح اپنے جوبن پہ پہنچ جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی تک کنفیوژن ہے. اور اگر یہ 3rd ورلڈ وار واقعی ہوئی تو اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا ایک ہوتا ہے کہ جو طاقتور ملک ہیں وہ کمزور ممالک پر یا اپنے مخالف ممالک پر بمبنگ کریں گے، جس میں یہ آپشن رکھیں گے کہ وہ نیوکلیر آپشن بھی رکھیں گے. تو اس کے علاوہ اگر یہ ساری جنگ آگے چلی گئی تو کچھ لوگ ایسا بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی جان اگر آپ نے ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی ہے تو اس وار سے پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ اگر آپ نے ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کی، آپ کی کرنسی مضبوط نہیں ہوئی تو اپنا مکمل دفاع کر رہا ہے اور بھرپور دفاع کر رہا ہے، اور ایران کی جانب سے امریکی ملٹری بیسز پر حملوں کی خبریں بھی سنائی دے رہی ہیں. تو کیا خطے میں یہ ساری خبریں جنگ کو مزید پھیلانے کا اشارہ ہیں، یا پھر کہیں یہ رکے گا بھی معاملہ؟
देखें अमेरिकी बेसिस पे जो मिडिल ईस्ट में जो हमले हैं वो तो अब उनकी वीडियोस भी आ चुकी, वो तो की हैं उन्होंने, अब आइंदा होने ही या नहीं, असल सवाल ये है। दूसरा, मशरिक़ वस्ता और ईरान के दरमियान कोई नया पैक्ट होना है कि नहीं। तीसरा, रूस, चीन और ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई नया पैक्ट होना है कि नहीं। हर चीज़ इस बारे में रुकी हुई है कि भाई क्या करना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू बन गया और डेंजरस इशू बन गया है। इस पे लोग अब बहुत एहतियात से आगे बढ़ेंगे और हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन में ये निकालने, वरना बहुत लेट कर दिया गया तो फिर ये जंग जो है इधर उधर जारी रहेगी और नुकसान होता रहेगा। होती साहब, ये एनर्जी क्राइसिस तो हमें फेस करने पड़ रहे हैं ना, तो ये एनर्जी क्राइसिस कितने प्रोलॉन्ग हो सकते हैं? क्योंकि अगर ऑयल मार्केट तवील अरसे तक बंद रहती है तो फिर तो पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस का सामना होगा। देखें, फ्यूचर करेंसी, एनर्जी का हुजम, एनर्जी की प्राइस, डॉलर की प्राइस, ब्रिक्स के आने का मामला, फिर ब्रिक्स ममालिक का आपस में इकट्ठे हो जाना, ये सवालात इतने बड़े हैं कि इनके पास क़ुव्वत ही नहीं है कि वो कोई हतमी फैसला कर सकें कि पेट्रोलियम का क्या करना है। क्योंकि अगर पेट्रोलियम का मायदा करना है ना तो ये बाकी मायदे भी साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों को अलहदा नहीं किया जा सकता। ये दुनिया जहां फंसी है वो ये है कि अगर आपने ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के साथ कोई मायदा ना किया तो आपका पेट्रोलियम का मायदा भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आपने पेट्रोलियम का मायदा कामयाब नहीं बनाया तो उसका मतलब ये है कि आप टेक्नोलॉजी और दुनिया की जो मार्केट है उसमें भी आप दोबारा यानी हरकत शुरू नहीं कर सकते। तो ये एक डेड लॉक बना हुआ है, ये छोटी वार नहीं थी। ईरान जैसे मुल्क ने ये बता दिया कि वो क्या कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में अब 1-2 प्लेयर नहीं, 3-4-5 बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि फैसला करने में पेशरफ्त करेंगे। ये जो पेशरफ्त है ये बहुत एहतियात से की जाएगी, लिहाजा इसमें कोई मैं जल्दी नहीं देख रहा। तो ये जो बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स बन चुके हैं, ताकतवर ब्लॉक्स बन चुके हैं, तो क्या हम ये कहें कि अमेरिका और इसराइल वाकई ही चीन को आलमी ट्रेड सिस्टम से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया गया है? देखें, इसराइल ऑलरेडी अमेरिका के लिए लाइबिलिटी बन गया है। ये हिस्ट्री का एक लाइन है, वो ये कि इस अमेरिका ने इसराइल को गोद नहीं लिया, इसराइल ने अमेरिका को चलाना शुरू किया। इसका मतलब क्या हुआ कि यू कैन नॉट टेल हु इज द बॉस एंड हु इज द एम्प्लॉई। तो इसका भी तय होना है कि अब सारे फैसले अमेरिका ने करने या नहीं। अगर इसराइल ने करने हैं तो उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन देख लिया है कि उन्होंने क्या किया है, तो वो तो फैसले करने के काबिल भी अब नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अमेरिका यूनाइटेड नेशंस में रूस, चीन, ईरान, मशरिक़ वस्ता और दीगर ममालिक के साथ बैठ के इसका कोई हल निकालेगा। हो सकता है कि वो 1 महीना लगा दे, 2 लगा दे, लेकिन ये लाजमी हो गया है। अब यूनाइटेड नेशंस द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे जाके फैसले होंगे। अच्छा होती साहब, जब जंग होती है ना, जिस मुल्क में हो रही होती है वो तो इफेक्ट होता ही है, उसकी इकोनॉमी जो है इफेक्ट होती है, लेकिन जो दीगर ममालिक होते हैं ना उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उनकी इकोनॉमी के ऊपर। तो अगर ये जंग लंबी होती है तो क्या आलमी इकोनॉमी और जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो शदीद बहरान का शिकार हो सकती हैं? देखें, जंग लंबी होने के बारे में भी एक दलील है और जंग शॉर्ट होने के बारे में भी एक दलील है। लंबी तब होगी जब अमेरिका पूरी तरह पागलपन करके इसे दोबारा शुरू करेगा, और ये रुकेगी तब जब इनके दरमियान कोई माहिदा हो जाएगा। माहिदा करने के लिए अमेरिका ईरान के पास लोग गए हैं मुख्तलिफ जगहों से, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज भी नहीं किया, लेकिन ईरान ने एक बात कही है कि हमें आप जमानत दें कि एक दफ़ा जंग का मायदा हो जाए तो उस पर पूरी तरह अमल होगा। अब वो ज़मानतें जो हैं वो कब मिलेंगी, इससे फैसला होगा कि ये जंग चलेगी या नहीं, ये रुकेगी या नहीं, ये दोबारा होगी या नहीं। इसके फैसले इस सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा या बड़ी ताकतों की मीडिएशन सामने आएगी या फिर मुल्क अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के मुताबिक ही फैसला करेंगे? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा का कोई बंदा मीडिएशन नहीं कर सकता, ये उनके चार्टर में नहीं है। उनका काम है अरेंज करना कि आप अगर किसी क्राइसिस में फंसे हुए हैं तो उससे रास्ता निकालना, उससे रास्ता निकालना बहुत जरूरी होता है। नाज़रीन, बिल्कुल ये वो सवालात हैं जो सिर्फ मशरिक़ वस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तक़बिल से जुड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि आलमी ताकतें डिप्लोमेसी और डायलॉग का रास्ता इख्तियार करती हैं या ये कशीदगी एक बड़े आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आज एक बार फिर हम बात करेंगे सानहा गुल प्लाजा के हवाले से। तो कराची के दिल में पेश आने वाला सानहा गुल प्लाजा कई इंसानी जानों के ज़या का सबब बना और अब इस वाक़े की हकीकत जानने के लिए जुडिशल कमीशन तहकीकात कर रहा है। फायर ब्रिगेड, KMC और दीगर इदारों के बयानात ने कई संगीन सवालात को जन्म दिया है। कहीं फायर सेफ्टी का फुकदान है तो कहीं इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की कमी नज़र आती है। असल सवाल ये है कि इस सानहे की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है और अफसोस की बात यह है कि अब तक तयन नहीं किया जा सका कि जिम्मेदारी किसकी थी और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है। नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा कराची शाहिद हुसैन सेलरा। शाहिद, सबसे पहले बताइएगा कि ये जो इंक्वायरी की गई है, क्या इसमें वाकई ही गुल प्लाजा में बुनियादी फायर सेफ्टी सिस्टम और फायर अलार्म की अदम मौजूदगी इस बड़े सानहे की असल वजह बनी है? देखिए, ये जो कमीशन है जिस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसमें जो इमारत की अंदर जो खामियों की निशानदेही की गई थी, उस हवाले से जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट था उसने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उसके आगे फिर कोर्ट्स में चालान पेश होने थे जो कमीशन के सामने ही उसमें पेशरफ्त हो ही नहीं सकी। अब बुनियादी तौर पर चूँकि सियासी जमातों की तरफ से जब ये दावे किए गए थे या उनके बाद मुतालबा रखा गया था सूबाई हुकूमत की तरफ से कि जुडिशल कमीशन इस मामले की तहकीकात करे और जुडिशल कमीशन इस बात का तयन करे कि जो आतिशज़दगी के वाक़या चाहे गुल प्लाजा का था या वैसे ही ओवरऑल हो रहे हैं कराची में हज़ारों की तादाद में पिछले साल हो गए और इस साल भी कई सौ इस वक्त तक वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन आग बुझाने के जो तदारुक है वो बर वक्त हो नहीं सकता। उस दौरान जब जुडिशल कमीशन जस्टिस आगा फैसल साहब की सरबराही में कायम किया गया तो उस दौरान जुडिशल कमीशन ने सारी जो इदारों को बुलाया जो इस मामले में रेलिवेंट हैं, तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर पहले तो मलबा डालने की कोशिश की, फिर उसके बाद फिर चाहे वो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट था, KMC का इदारा है फायर डिपार्टमेंट, या उसके अलावा जो रेस्क्यू 1122 इदारा बनाया गया है, और इसके अलावा जो KMC का जो म्यूनसिपल कमीशन डिपार्टमेंट है, उन तमाम की तरफ से एक दूसरे के ऊपर मलबे डाले गए, जिसमें एक खासतौर पर जो निशानदेही इस वक्त तक हो चुकी है। कमीशन के पास अभी भी कुछ वक्त है, मजीद जो है वो जायजा ले रहा है। एक तो ये है कि जो तहकीकात हो रही थी, सूबाई हुकूमत ने कहा कि जी चलें ठीक है, जुडिशल कमीशन इस मामले की तहकीकात करेगा। कमीशन की तहकीकात के दौरान 4 अफसरान के तबादले कर दिए गए, यानी कि एक अफसर ने अगर किसी डिपार्टमेंट की खामी की निशानदेही की तो सूबाई हुकूमत ने उसको ओहदे से हटा लिया गया। हालांकि उस दौरान कमीशन ने उनसे जवाबात मांगे थे कि आप तहरीरी तौर पर जवाब दें ताकि इन जो आग लगने की वजह थी, आग बर वक्त नहीं बुझाई गई, रेस्क्यू ऑपरेशन बर वक्त क्यों नहीं किया गया, उस हवाले से तो ये 4 अफसर, चाहे वो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, उनको उनसे चार्ज लिया गया। इसके अलावा जो KMC का म्यूनसिपल कमीशन का डिपार्टमेंट था, उनसे और दीगर इदारों से जवाबात जो है वो मांगे गए थे, उनको ओहदों से हटा दिया गया। इसके अलावा जो रेस्क्यू 1122 का इदारा है, बुनियादी तौर पर कमीशन ने उनसे सवाल किया कि असल जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि चीफ फायर अफसर जो जिनको लुक आफ्टर दिया गया है चार्ज KMC के, उनसे कमीशन ने सवाल किया था कि जब इतना बड़ा सानिया हो रहा था तो उस ऑपरेशन की कमांड कौन कर रहा था। तो उन्होंने हंसते हुए कहा उस वक्त कमीशन के सामने, कमीशन जो चीफ फायर अफसर हैं KMC के, कि कमांड तो सर कोई नहीं कर रहा था। तो बड़ी हैरत का इजहार किया गया था कि इतने बड़े इदारे बनाए गए हैं तो कोई इदारा कमांड तो कर रहा हो जब एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा हो किसी भी वाकये के ऊपर। तो उस पर जो है वो जब KMC के जो खासतौर पर सिंध का रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट है, उनसे जब जवाब मांगा गया तो वो कह रहे हैं कि 2023 में सूबाई हुकूमत ने जो है हमें ये इख्तियारात तो दिए गए थे कि तमाम सानियात, चाहे वो जल्जला हो, बारिश हो या कोई आफत हो या फिर इसके अलावा आतिशज़दगी के जो वाक़यात हो जाएं, तो रेस्क्यू 1122 का जो इदारा है वो असल जिम्मेदार है, बाकी उसके जो डिपार्टमेंट है वो उसके रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, वाल के साथ कनेक्ट होता था। और उसके बाद बनती है ना, एक बेसिक सा सवाल है मेरा, जब इमारत बनती है ना तो उसकी बाकायदा प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन की जाती है और सबसे बड़ी जो अहम चीज़ होती है सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखा जाता है। हमें पता चला है कि इमारत में इमरजेंसी लाइट सिस्टम और वाज़ेह निशानात ही मौजूद नहीं थे। अगर ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती तो क्या ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता? बिल्कुल, ये जो आलात थे मुकम्मल तौर पर जो निशानदेही की गई है कि वो बिल्कुल नहीं थे, ना होने के बराबर थे, दरवाजे बंद थे। अगर आतिशज़दगी का वाक़या हो गया था तो चौकीदार मौजूद थे, दरवाजे जो बंद थे उनको खोला जा सकता था, लेकिन वो नहीं खोले गए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह फायर वॉल के हवाले से जिक्र किया गया, तो जो लुक आफ्टर चार्ज दिया गया KMC के चीफ फायर अफसर को, उन्होंने कहा कि फायर वॉल तो है ही नहीं, यानी कि कराची में कहीं वाक़या रूनुमा हो जाए तो पानी के टैंकर का इंतजार किया जाएगा, पानी ना होने की वजह से आग मजीद फैल जाती है और अक्सर इमारतें गिर जाती हैं और सब कुछ जलाकर राख कर देती हैं। एक तो ये चीज थी, लेकिन वो नहीं बचा सकते। हो गया, अब हमने असल जिम्मेदारान का तायुन करना है, तो क्या फायर सेफ्टी ऑडिट की जिम्मेदारी सिविल डिफेंस रेस्क्यू 1122 या KMC में से किस इदारे की थी?
मेन जो जिम्मेदारी हुकूमत सिंध ने अपने तहरीरी जवाब में एडवोकेट जनरल सिंध की तरफ से जो जमा कराया गया कमीशन के सामने, उन्होंने रखा है कि रेस्क्यू 1122 की जिम्मेदारी थी, और उसके बाद फिर वहाँ जो ऑपरेशन करता हुआ नजर आ रहा था वो जो है वो KMC का जो फायर डिपार्टमेंट है वो करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन ये सारी सूरत हाल के होते हुए अब आप जो कमीशन है उन्होंने म्यूनसिपल कमीशन बम्बई, क्योंकि ये करारदाद जो पेश हुई थी बम्बई की 1936 और इसके अलावा जो लीज हुई थी इस इमारत की 1991 में, और 1947 का जो लैंड रूल्स हैं वो भी जो है वो तलब किए गए हैं, और उसके अलावा जो 90s के दौर के मेयर के जो इस इमारत की लीज के हवाले से जो दस्तावेजात हैं वो भी तलब किए गए हैं। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कहा गया है कि वो जमा कराएं। लेकिन हैरान कौन सूरत हाल ये भी मैं आपको बताऊं कि एक इदारा दूसरे इदारे के ऊपर मलबा डाल रहा है, कोई पानी की किल्लत बता रहा है, कोई अफसरान की और जो अमले की कमी का जो है वो रोना रो रहा है। तमाम मुख्तलिफ इदारे एक दूसरे के ऊपर ही जिम्मेदारी डाल रहे हैं, तो फिर असल जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है वो कहां पर हुआ है? फिर 2023 में जब रेस्क्यू 1122 को जिम्मेदारी दी गई कि वो एक सरबराह डिपार्टमेंट है, वो सारे काम करेगा, वो डिपार्टमेंट कह रहा है कि उनके पास ना आलात हैं, ना दफातर हैं, ना गाड़ियां हैं, और ना ही उनके पास अमला है। वो है रेस्क्यू 1122 का, और वो आता है सिंध हुकूमत के मातहत। तो इस जुडिशल कमीशन के सारे मामले में जो बज़ाहिर लग रहा है अब तक जो दस्तावेजात और जो कार्रवाई हो चुकी है जिसको हमने मुकम्मल देखा है, तो उसकी सूबाई हुकूमत की ही जिम्मेदारी बन रही है, क्योंकि जो इदारे हैं उनके पास अमले की कमी है। और चूंकि जिस तरह ये पाकिस्तान का वजूद हुआ था तो उस वक्त जो कराची के अंदर थाने थे वो 2 थाने थे, और इसी तरह 2 जो है वो फायर स्टेशन थे। अब कराची में तकरीबन 120 से ज्यादा कराची में थाने, जो पुलिस स्टेशन के थाने हैं वो है, और जो फायर स्टेशन है वो सिर्फ 28 है, और 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और गुंजान आबाद इलाके हैं कराची के। तो वो जो 28 फायर स्टेशन है उसमें तकरीबन 2009 के बाद से नए अमले की जो भर्तियां हैं वो नहीं की गई, उनके पास आलात और जो जदीद जो ट्रेनिंग है वो तक नहीं होती। तो एक प्राइवेट आदमी जिसने 1 महीने ट्रेनिंग की, दानिश ने, उसने जो है वो 7 से 8 लोगों को जलती हुई आग में से निकाल के उनकी जिंदगियां बचा ली। और जो लोग जो है वो तकरीबन 35 साल से उनका दावा है कि वो KMC के फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो किसी एक शख्स की भी जान बचाने में कामयाब नहीं हो सके। वो इमारत के अंदर दाखिल तो होना दूर की बात है, वो दीवारों पर पानी छिड़कते रहे। तो इमारत का चाहे वो सानहा गुल प्लाजा की बात कर रहे हैं, तो हमने सानहा गुल प्लाजा के मामले में देखा कि आग बहुत तेजी से फैली, तो क्या इमारत के अंदर किसी किस्म का आतिशगीर सामान मौजूद था जिसकी वजह से आग को फैलने में बहुत आसानी हुई? और एक और वजह कहा जा रहा है कि फॉल्स सीलिंग की वजह से भी आग जो है वो बहुत तेजी से फैली है, तो क्या ये वाकई ही इस तरह से ही हुआ है? जो बताया गया है तकरीबन जो मुख्तलिफ इदारों के जो बयानात हैं और खुद जो हमने देखा था, वो ग्राउंड फ्लोर पर इमारत के फ्रंट साइड पे आग लगी थी, दूसरे जो हिस्से थे मुकम्मल तौर पर वो आग की फौरन लपेट में नहीं आए थे। और आग जो अगर पूरी इमारत में लगी वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद जाके फैली, उससे पहले धुआं फैला हुआ था। तो जो इमारत के अंदर जो सामान था, चाहे वो कराकरी का सामान था, इसके अलावा बच्चों के खिलौने, प्लास्टिक का और कपड़ों के साथ साथ बेड शीट्स और दीगर जो बैग वगैरह थे इस तरह के मिलते थे। और एक होलसेल की बड़ी मार्केट थी कराची की, एक अहम मार्केट तस्वर की जाती है। लेकिन उस 1 से 1.5 घंटे जो कि पूरी इमारत को में फैलती, तो वहां लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की जाने की। एक तो इमारत के जो अफसरान हैं, इमारत के जो अपना अमला है, उनका जो है वो ट्रेंड नहीं था, और यहाँ तकरीबन 60 से 70 लोग जो है वो फंस गए। उनकी मैं आपको बताऊं कि खोपड़ियां और हड्डियां दी गई कि ये तुम्हारा बिल्कुल हमने इंतहाई अफसोसनाक वाकया देखा। शायद एक बड़ा अहम सवाल, शॉर्ट आंसर चाहिए, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। मुझे ये बताइए कि ये सानहा तो हो गया, इस सानहे के बाद क्या कराची में तमाम कमर्शियल इमारतों का कॉम्प्रिहेंसिव फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या मामला यूं ही छोड़ दिया जाएगा? KMC की तरफ से बताया जा रहा है और उसके अलावा सिविल डिफेंस की तरफ से बताया जा रहा है कि हमने मुख्तलिफ इमारतों के जो है वो विजिट किए हैं और ऑडिट किया है। ऑडिट के बाद कोर्ट्स जो है वो 2025 तक नहीं बनाई गई थी। अब निशानदेही होने के बाद शायद अभी हुकूमत को होश है और हुकूमत जो है वो इस तरह के जो अगर किसी की खामी है तो बिल्कुल देखते हैं कि हुकूमत को होश आता है या नहीं आता है। नाज़रीन, गुल प्लाजा सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि शहरी इंतजामिया, इमारतों की सेफ्टी पॉलिसीज और इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब देखना यह है कि जुडिशल कमीशन की तहकीकात के बाद जिम्मेदारों का तयन होता है या ये सानहा भी माजी के वाकयात की तरह फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएंगे कि ईद उल फितर की आमद करीब है और रिवायत के मुताबिक ख़वातीन और बच्चियाँ
نئے کپڑوں کے ساتھ رنگ برنگی چوڑیاں پہننا بہت پسند کرتی ہیں، مگر حیدرآباد جو کبھی کانچ کی چوڑیوں کا سب سے بڑا پروڈکشن سینٹر سمجھا جاتا تھا، آج شدید بحران کا شکار ہے۔ بڑھتی ہوئی بجلی اور گیس ٹیرف، بھاری ٹیکسز اور طویل لوڈ شیڈنگ نے اس گھریلو صنعت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عید کی خوشیوں کے ساتھ جڑی یہ صنعت بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز، سب سے پہلے بتائیے کہ عید الفطر کی آمد کے موقع پر جب چوڑیوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو کیا حیدرآباد کی چوڑی صنعت اس طلب کو پورا کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، حیدرآباد چوڑی سازی کا بڑا مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو خواتین ہیں کانچ کی چوڑی کے بغیر ان کا بناؤ سنگار ہی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ جو چوڑیاں ہیں خواتین کے بناؤ سنگار میں خاصی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اب چونکہ عید کا موقع ہے اور چوڑیوں کی مانگ بھی جو ہے وہ بھی خاصی بڑھ چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سے جو چوڑیوں کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے حیدرآباد میں اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے، گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے اب جو چوڑی کی صنعت ہے وہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ حیدرآباد میں جو چوڑیاں تیار کی جاتی تھی، کانچ کی چوڑیاں، وہ نہ صرف پورے ملک بلکہ بیرون ممالک میں بھی بھیجی جاتی تھی، جن میں بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، خلیجی ممالک ہیں، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان ہے، یورپ ہے اور دیگر ممالک ہیں جن میں حیدرآباد کی جو کانچ کی چوڑیاں تھیں وہ بھیجی جاتی تھی۔ لیکن اب حیدرآباد میں یہ جب سے بجلی کی، گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو چوڑی سازی کی صنعت ہے وہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو گئی ہے، دوسرا جو بجلی اور گیس کے جو ٹیرف ہے ان میں مسلسل اضافے کی وجہ سے جو چوڑی ساز ہے ان کی جو کمر ہے ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ یعنی کہ شیراز، یہ جو مسلسل بڑھتے ہوئے بجلی اور گیس ٹیرف ہیں انہوں نے چوڑی سازوں کے لیے پروڈکشن کاسٹ ناقابل برداشت بنا دی ہے، اب ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے جس تیزی کے ساتھ جو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں، اب چوڑی سازوں کے لیے اپنا یہ کاروبار جاری رکھنا جو ہے ناممکن ہو گیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ تھوڑا بتاؤں گا کہ جب سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، بجلی اور گیس کی جو قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں اور ان میں ابھی تک ٹھہراؤ نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے جو حیدرآباد میں 40% جو چوڑی ساز ہیں انہوں نے اپنا کام ہی ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے چوڑی سازی کا کام چھوڑ کے کوئی دوسرا کام شروع کر لیا ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کریں کہ حیدرآباد کی جو چوڑی مارکیٹ تھی، ماضی میں جو پر رونق ہوا کرتی تھی، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، پورے پاکستان سے جو چوڑی کے تاجر ہوتے تھے وہ یہاں آتے تھے چوڑیاں لینے کے لیے، اور یہاں سے ایک وقت میں 70 ٹرک جو ہے چوڑیوں کے بھر کے جو ہے پاکستان کے دیگر شہروں کے لیے جاتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو پیداواری لاگت جو ہے وہ بڑی ہے، پروڈکشن میں کمی آئی ہے، اس کی وجہ سے جو چوڑی کے تاجر ہیں وہ بھی اب اپنی دکانوں پر فارغ بیٹھے ہوئے ہی نظر آتے ہیں۔ اب جو چوڑی مارکیٹ ہے اس میں ہمیں کوئی کاروبار ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو حیدرآباد میں جو چوڑی سازی کی صنعت ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جو ہے اپنا دم توڑنے کے قریب ہے، کیونکہ اب حالت ایسی نہیں ہے کہ چوڑی ساز جو ہے۔ اگر ہم زیادہ دور نہیں، ماضی قریب کی ہی بات کریں نا، تو فینسی چوڑیوں کی تقریباً 35 فیکٹریاں تھیں، اب وہ صرف 10 رہ گئی ہیں۔ تو اس زوال کی اصل وجہ آپ کس کو سمجھتے ہیں، کس کو ٹھہرائیں گے کہ کیونکہ 35 میں سے صرف 10 فیکٹریاں اس وقت فنکشنل ہیں؟ جی بالکل، یہ 35 فیکٹریاں جو تھی فینسی ڈیزائن کی چوڑیوں کی فیکٹریاں تھیں، ان میں جو ہے فینسی ڈیزائن بنائے جاتے تھے چوڑیوں کے، اور ان میں ہزاروں کی تعداد میں جو مزدور سے وہ کام کرتے تھے۔ لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان 35 فیکٹریوں میں سے 25 بند ہو چکی ہیں، اب صرف 10 فیکٹریاں رہ گئی ہیں۔ اسی طرح جو آٹومیٹک فیکٹریاں تھیں وہ 80 فیکٹریاں تھیں حیدرآباد میں نا، تو جہاں پر چوڑی کا کام ہوتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے بھی
चंद फैक्ट्रियां बाकी रह गई हैं। तो अब आप ये देखें कि जो इन फैक्ट्रियों में लेबर जो काम करती थी, इन फैक्ट्रियों के बंद होने से वो लेबर भी बेरोजगार हो चुकी है। अब उनके घरों के चूल्हे भी ठंडे हो चुके हैं। ये ना सिर्फ जेंट्स बल्कि ख़वातीन जो हैं वो बड़ी तादाद में हैदराबाद में चूड़ी शादी का काम करती हैं, जो कि अपने घरों में बैठकर चूड़ियाँ तैयार करती हैं। फैक्ट्रियों से तो जो चूड़ियाँ आती हैं वो ख़वातीन अपने घरों में बैठकर करती हैं और उनकी तादाद लाखों में है। हाँ। तो जब ये फैक्ट्रियाँ बंद हो गई और उसके बाद जो है गैस की कीमतें बढ़ गई, बिजली की कीमतें बढ़ गई, फिर सोने पे सुहागा, फिर कई कई घंटे तवील लोड शेडिंग है गैस की भी बिजली की भी। तो ये सारी जो सूरत हाल है उसके पीछे देखा जाए तो चूड़ी की डिमांड कभी भी कम नहीं हुई है। जैसा कि आपने बिल्कुल अपने इस स्टोरी के आगाज में बताया कि इसके खवातीन के बनाव सिंगार से इसका ताल्लुक है, खवातीन बहुत शौक से इसको पहनती हैं, खरीदती हैं, तो लेकिन डिमांड तो इसकी कभी भी किसी भी जमाने में कम नहीं हुई है। तो उसके बावजूद वो सेल्स टैक्स जो है क्या वो पूरे नहीं हो रहे हैं? जब आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, आपकी सेल ज्यादा होगी, तो क्या आप टैक्स पूरे नहीं कर सकते? अच्छा देखिए, मसला डिमांड तो अपनी जगह है, डिमांड का मसला नहीं है। डिमांड तो ना कभी कम हुई है ना ही होगी। वो तो शायद बड़ी है हर बार। ख्वातीन के बनाव सिंगार का, जी बिल्कुल, ख़ातीन के बनाव सिंगार का जो है सबसे अहम जूज़ है चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, जो कि माजी में जो है हाल में तकरीबन हालिया कुछ साल पहले की बात है कि यही चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ जो है 5 से 6 रुपए दर्जन मिल जाया करती थी। लेकिन जब से ये बिजली और गैस के टैरिफ बढ़े हैं, लोड शेडिंग है, उसके बाद जो पैदावारी जो लागत है वो उसमें कमी आई है, उसके बाद जो है इनकी जो प्रोडक्शन है उसकी लागत में इजाफा हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल जो है 18% जो चूड़ी साज है, वो जो मालकान है, वो चूड़ी की तैयारी पर 18% टैक्स भी अदा करते हैं। ये बावजूद इसके कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल जो है बिजली और गैस के टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, नित नए टैक्सेस का निफाज किया जा रहा है, तो इसके बावजूद जो है वो 18% टैक्स जो है ताजिर वो जो चूड़ी साज है वो अलहदा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद हैदराबाद यानी कि इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हम बात करें तो शिराज, मतलब कि ये जो भारी जनरल सेल टैक्स हैं और दीगर गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो इस सन्नत के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुके हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, जाहिर बात है। आप देख लें दुनिया के किसी भी मुल्क में हुकूमतें जो हैं वो ताजरों को फैसिलिटेट करती हैं, रिलीफ फराहम करती हैं, वो जो है कोशिश करती है कि हम जो है अपने ताजरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ पर हैदराबाद पूरे पाकिस्तान में हैदराबाद एक वाहिद शहर है जहाँ पर चूड़ियाँ तैयार की जाती है। चूड़ी शादी के हवाले से हैदराबाद का जो एटमॉस्फेयर है, हैदराबाद का जो मौसम है वो खासा मौजू है। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हैदराबाद में चूड़ियाँ तैयार की जाती है और चूड़ी शादी से वाबस्ता जो लोग हैं वो हैदराबाद में हैं। शिराज, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस तारीखी लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए गैस और बिजली में कोई रिलीफ पैकेज देगी, या ये सन्नत हम कहें कि आहिस्ता आहिस्ता यूं ही खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, जो सूरत हाल है उससे तो यही लगता है कि ये सन्नत जो है मुस्तकबिल करीब में दम तोड़ जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो हालत हम देख रहे हैं इस इंडस्ट्री की, तो ये समझ लें कि इस वक्त ICU में है, आखिरी सांसें ले रही हैं। इसके लिए हुकूमत का इस पे तवज्जो देना फौरी तौर पे बहुत ज़रूरी है। टैक्सेस को जितना हो सके कम से कम करना बहुत ज़रूरी है, टैरिफ को कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लोड शेडिंग का खात्मा करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इस इंडस्ट्री को, इस सनत को बचाना है तो उसके लिए ये सारे काम फौरी तौर पे करना ज़रूरी है, तो ही हम इस सनत को बचा सकते हैं। बहुत से इक़दाम हैं जो फौरी तौर पर करने इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गए हैं। नाज़रीन, हैदराबाद की ये जो खनखनाती खूबसूरत चूड़ी सनत है ना, ये सिर्फ एक कारोबार नहीं है बल्कि हज़ारों ख़ानदानों का ज़रिया मुआश है और हमारी सकाफती रिवायत का हिस्सा भी है। अगर बर वक्त पॉलिसी फैसले और हुकूमती रिलीफ ना मिला तो ईद की खुशियों की अलामत ये सनत भी माजी का किस्सा बन सकती है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।